तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द इनइक्वालिटी ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके अंदर 2 पॉइंट्स हमने देखे थे बाय द वे अभी तक। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स देखे थे वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो देखा था हमने, दैट इज कि इफ f of x is greater than g of x, then f of x dx integration a to b is greater than g of x dx integration a to b। ठीक है, दिस इज इन a to b। तो अगर ये चीज है तो इनका डेफिनेट इंटीग्रल भी उसी इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। ठीक है, इनडेफिनेट नहीं करेगा, डेफिनेट करेगा, याद रखना, क्योंकि इनडेफिनेट के अंदर वो सी आ जाता है, सी ऊपर नीचे कहीं पर भी कर सकता है। ठीक है, एंड सेकंड फिर हमने देखी थी प्रॉपर्टी की एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी जो है ये हमेशा बड़ा रहेगा, विल बी ग्रेटर देन दी स्मॉलर रेक्टेंगल। स्मॉलर रेक्टेंगल का मतलब क्या है, एफ मिन इंटू बी माइनस ए। ठीक है, एंड विल बी लेस देन दी लार्जर रेक्टेंगल। लार्जर रेक्टेंगल का मतलब क्या है, एफ मैक्स इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है, ये हाइट ऑफ द रेक्टेंगल है, अगेन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल है। ठीक है, देन थर्ड प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पहले ऑलरेडी देख रखी है हमने। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मैं फंक्शन का मॉड कर दूंगा तो जो बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है सारा का सारा फंक्शन, राइट, वो सारा का सारा अबव एक्स एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा इसके कारण। ठीक है, वो सारा का सारा अबव एक्स एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा। तो उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा अब, तो ऑब्वियसली वो सारा का सारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस वुड बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू, ये ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा या इसके बराबर हो। ठीक है, अब देखो, इन केस अगर फंक्शन है ही टोटली अबव एक्स एक्सिस तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अगर टोटली अबव ही एक्स एक्सिस है तो ये मॉडुलस एज इट इज हट जाएगा, तब इसके अंदर कोई भी प्लस माइनस वाला कोई ऐसा इशू आएगा ही नहीं, राइट, कि अबव एक्स एक्सिस है तो उसको वहीं पे वैसे रखो, बिलो है तो अलग रखो। इन केस अगर बिलो हुआ तो डेफिनेटली इनइक्वालिटी फॉलो। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है कि इफ फंक्शन lies totally above x-axis, then equality holds, and if it lies above and below both, then inequality holds। ठीक है, then inequality holds too। ठीक है, ये चीज है। ठीक, अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, मान लो फंक्शन है ऐसा, ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्टली इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा तो इन दोनों का एरियाज का एडिशन आएगा। अब वो ओवरऑल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि नीचे वाला एरिया ज्यादा है या ऊपर वाला एरिया ज्यादा है। ठीक है, कंसीडर करो दिस इज A1 एरिया, दिस इज A2 एरिया। तो अगर मैं f of x dx इंटीग्रेशन करूंगा a to b, दैट विल गिव मी A1 माइनस A2, क्योंकि A2 नेगेटिव एरिया होगा बिकॉज इट लाइज द बिलो x। ठीक है, अब अगर मैं इसका f of x का मॉड करके डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी करूंगा तो वो चीज क्या मेरे को देगा। आप तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो इस एक्स एक्सिस के अंदर इसका रिफ्लेक्शन करेगा ऐसे, एंड इसको ऊपर ले आएगा। ठीक, ये अगेन ए, ये यहाँ पे बी। तो अब ये जो एरिया A1 है एंड ये जो एरिया A2 है, ये दोनों के दोनों अबव एक्स एक्सिस आ गए। ठीक है, ये दोनों के दोनों अबव एक्स एक्सिस आ गए। अब अगर ये दोनों के दोनों अबव एक्स एक्सिस आ गए, ठीक, तो वी आर डन। ठीक है, तो वी आर डन। ठीक, कैसे, अब ये एरिया क्या आएगा, A1 प्लस, तो ऑब्वियसली A1 प्लस A2 जो है दिस विल बी ग्रेटर देन A1 माइनस A2। ये A1 माइनस A2 से तो ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। स्टार्टिंग से बता दो कि मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने स्तुति आज जो स्टार्टिंग से बताया वो सिर्फ यही 2 पॉइंट्स बताए जो हमने कल क्लास में कवर किए थे, एंड ये वाला पॉइंट जो आज मैंने बताया है कि अगर नॉर्मली फंक्शन का मोड लेंगे एंड अगर ये फंक्शन लेंगे
तो मोड वाले का जो वैल्यू है, राइट, इंटीग्रेशन करके आएगा ए टू बी, वो हमेशा ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा। अब बराबर कब होगा और ज़्यादा कब होगा, ठीक? अगर तो फंक्शन टोटली अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक? एंड इन केस कि अगर फंक्शन जो है वो अबव एंड बिलो दोनों लाई कर रहा है, तो इन दैट केस इनइक्वालिटी होल्ड होगी ही होगी, जैसे ये वाला केस है, ऊपर नीचे दोनों लाई कर रहा है। तो अब ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या देगा मेरे को, ए वन, क्योंकि ए टू बिलो एक्स एक्सिस है तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो ए वन माइनस ए टू आ जाएगा, ठीक? अब अगर मैं मॉडुलस करके करूंगा तो नीचे वाला एरिया ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ए वन और ए टू दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ए वन प्लस ए टू, ठीक है? तो ऑब्वियसली ए वन प्लस ए टू इज ग्रेटर देन ए वन माइनस ए टू, हेंस ये जो चीज है ये इससे बड़ी बड़ी रहेगी अगर ऊपर नीचे दोनों आ रहे हैं। तो जस्ट ये चीज हमने अभी तक एक्सप्लेन की, क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। राइट, राइट, ठीक है, तो ये चीज थी। हाँ जी, हाँ जी। अगर फंक्शन पूरे नीचे हो एक्स एक्सिस के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी बड़ा ही होगा ना। ये देखो, टोटली बिलो एक्स एक्सिस है, ये वाला ग्राफ ले लो, ठीक है? मान लो ये एरिया आ रहा है A1, ठीक है? अब इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स करूंगा ए टू बी, ठीक, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ए वन आएगा ना, राइट? क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव साइन तो आएगा आएगा एरिया के साथ, ठीक है? अब अगर मैं मोड कर दूंगा इसका, तो मोड करने के कारण क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये चीज ए वन ऐसे हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का मॉड डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी क्या जाएगा, अब ये हो जाएगा ए वन, राइट? तो ए वन इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन माइनस ए वन ना, तो तब इक्वालिटी आएगी यहाँ पे भी। तब भी इनइक्वालिटी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है? तो ये सारी की सारी हमारी चीज थी, क्लियर है ये चीज, ठीक है? चलिए आगे जी, हाँ जी, हाँ जी, चिराग बोलो। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ना थोड़ा सा ये पार्ट जो अभी मैं कराऊंगा ना, ये पार्ट बोर्ड से एलिमिनेटेड है, ठीक है? इन्होंने इस बार सिलेबस रिड्यूस करने के लिए बोर्ड से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है? बट स्टिल इसका बेसिक्स तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर तुम्हें इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में आएगा, ठीक है? तो अब ये चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो ध्यान से देखना, ठीक है? क्योंकि इसके रिलेटेड एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो हमें करना है, ये इसके रिलेटेड है, ठीक है? कंपटीशन का एक कंसेप्ट है जो ये क्लियर होगा तो ही वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है? वो ही जाके बेस बनेगा, ठीक है? तो क्या कंसेप्ट है ये, ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम ऑफ इनफिनिट सीरीज, ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम ऑफ सीरीज बोल सकते हो, ठीक, या फिर लिमिट ऑफ ए सम ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? लिमिट ऑफ अ सम ऐसा बोल सकते हो, ठीक? क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है ये? चीज़ ये है कि अज्यूम करो हमारे पास एक फंक्शन है एंड उसका ए टू बी हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक? तो इंटीग्रेशन करने से हमें एरिया मिलेगा, राइट? तो हमने क्या किया, ये एरिया ढूंढने के लिए, ठीक, इसको ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक, ऐसे ऐसे करके ये सारे के सारे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक? बट वी क्लियरली कैन सी दैट कि these parts, these vertical strips are not the rectangles yet, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक, कि पहले तो ए टू बी के बीच में आने वाले जितना भी ये पॉइंट्स हैं, राइट, एन पॉइंट्स को हमने डाल दिया, बेसिकली सबसे पहले एन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डाला, ठीक है? तो कहने का मतलब ये चीज है कि
and we'll consider the width of each rectangle as h. ठीक, we'll consider this width as h. ठीक है, अब we can clearly see that कि ये जो टोटल लेंथ आ रही है that is b minus a, ये nh के बराबर हो. ठीक है, ये n क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल था ना, तो b minus a जो है ये nh के बराबर होगा. ठीक है, ठीक, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फिटेड एंड विड्थ ऑफ द ईच रेक्टेंगल. ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी फिर AP के कारण a plus h, ये वाली वैल्यू a plus 2h एंड सो ऑन टिल. ठीक, एंड सो ऑन टिल ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी. ठीक, बताओ जरा ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी. b minus h. ऑब्वियसली a plus n minus h. ठीक है, तो a plus n minus 1 into h, ये वाली वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, कोई डाउट इसमें. ठीक है, अच्छा अब देखो. ठीक है, अब देखो जरा, अब देखो, अब हमने क्या किया. ठीक, हाँ जी दक्ष बोलो. सर कुछ नहीं, वो बस आंसर वो ओके ओके, ठीक है. हाँ जी, तो देखो जरा, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा. तो ध्यान से देखो, ये फिर सेकंड वाले एरिया का रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, फिर थर्ड वाले रेक्टेंगल का एरिया, फिर फोर्थ वाले रेक्टेंगल का एरिया, फिर ये वाले रेक्टेंगल का एरिया. ऐसे ऐसे करके जब ये वर्टिकल रेक्टेंगल्स का हम एरिया निकालेंगे, राइट, ऐसे ऐसे करके रेक्टेंगल्स का एरिया आएगा, तो ऑब्वियसली ध्यान से देखो कि देयर इज समथिंग विच वी आर लूजिंग. ठीक है, ये देखो, ये एरिया लूज कर गए हम, ये एरिया लूज कर गए, ये एरिया, ये सारे के सारे एरियाज लूज कर जाएंगे. राइट, तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम आएगा, एन रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम, वो अभी तक फिलहाल एरिया, टोटल एरिया ऑफ द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व, उसके बराबर नहीं होगा. ठीक, क्यों, क्योंकि वी आर लूजिंग दीज एरियाज, ये अपर एरियाज हम लूज कर रहे हैं. और बाय द वे, ये जो रेक्टेंगल आ रहा है, ये लास्ट वाला रेक्टेंगल आ रहा है, राइट, इसकी हाइट का क्या लेके जा रहे हैं हम, ये वाली देखो, दो हाइट से है इसकी, एक ये वाली हाइट है इसकी, एक ये वाली हाइट पॉसिबल है पहले वाले पॉइंट पे, एक दूसरे वाले पॉइंट पे हाइट पॉसिबल है. ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों में फर्क समझना क्या चीज है. अगर मैं ऐसा है, ठीक, इन केस अगर मैं पहले वाले पॉइंट की हाइट लेके जाता हूं, तो मैं ये वाला रेक्टेंगल कंसीडर करूंगा एंड आई विल बी लूजिंग दिस पार्ट इन दैट केस, आई विल बी लूजिंग दिस पार्ट इन दैट केस. एंड अगर मैं दूसरा वाला रेक्टेंगल लेके जाता हूं, अपर वाला, ठीक, तो आई विल कंसीडर दिस एज द रेक्टेंगल. ठीक, मैं ये रेक्टेंगल लेके जाऊंगा एंड आई विल बी इन दैट केस, मैं रेक्टेंगल का एरिया ये लेके जाऊंगा एंड इन दैट केस मैं ये वाला पार्ट को एक्स्ट्रा काउंट करूंगा. तो चाहे मैं पहला वाला पार्ट लूं, चाहे मैं दूसरा वाला पार्ट लूं, सम पार्ट इज आइदर मिसिंग और सम पार्ट इज आइदर, मतलब आई एम टेकिंग इट एज एक्स्ट्रा. ये चीज समझ आ रही है. तो दोनों में से कोई भी लूं तो या तो एक्स्ट्रा आएगा या तो कम आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ एग्जैक्टली नहीं आएगा. ठीक है, तो इसलिए हम पहले लेफ्ट वाला लेके जा रहे हैं. पहले क्या मतलब, हम स्टैंडर्ड लेफ्ट वाला ही लेके जाते हैं. ठीक है, हम अभी फिलहाल लेफ्ट वाला लेके जा रहे हैं. ठीक, तो लेफ्ट वाले के अकॉर्डिंगली एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करें. दैट मींस वी आर एक्चुअली मिसिंग आउट समथिंग, हम ये वाला एरिया मिस कर रहे हैं कुछ ना कुछ. ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है. पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया देखो क्या आएगा. ठीक, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल क्या आएगा, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट, फंक्शन की हाइट है. फंक्शन की हाइट का मतलब फंक्शन की वैल्यू है. फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे क्या आएगी, एफ ऑफ ए. तो दिस इज हाइट इनटू विड्थ h प्लस, अगेन अब ये सेकंड वाले रेक्टेंगल के लिए इस पॉइंट पे जो हाइट है a प्लस h पे, वो आ जाएगी एफ ऑफ a प्लस h इनटू h विड्थ. अगेन फिर थर्ड वाले रेक्टेंगल के लिए ये वाले पॉइंट पे जो हाइट है, दैट इज एफ ऑफ a प्लस 2h इनटू h प्लस सो ऑन टिल लास्ट वाले रेक्टेंगल के लिए हाइट इस वाले पॉइंट पे, दैट इज एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इनटू h इनटू विड्थ, दैट इज नथिंग बट h. तो ये जो टोटल है, ठीक, ये जो टोटल एरियाज आएंगे, ठीक, अभी तक फिलहाल ये इंटीग्रेशन के बराबर नहीं होगा. लेकिन लेकिन अब ध्यान से ये कंसेप्ट समझना. ठीक है, ध्यान से ये कंसेप्ट समझना कि अगर मैंने ये एरिया लिया A टू B, ठीक है, मैंने सिर्फ एक रेक्टेंगल फिट किया, तो ये एरिया आ जाएगा. आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस एरिया एंड आई एम मिसिंग आउट दिस एरिया.
ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज के अंदर अगर मैंने 2 रेक्टेंगल्स फिट किए, ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैंने इसी के बीच में 2 रेक्टेंगल्स फिट किए, तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये वाला एरिया मिस हो रहा था, अब मैंने ये वाला एक्चुअली में एक्स्ट्रा काउंट करना शुरू कर दिया, और अब मिस जो हो रहा है, अब वो सिर्फ ये वाला एरिया मिस हो रहा है, राइट। यानी कि पहले ज्यादा एरिया मिस हो रहा था, अब कम एरिया मिस हो रहा है, लेकिन हो रहा है अभी भी, लेकिन कम हो रहा है। अब अगर मैं यहीं पे 3 रेक्टेंगल्स को फिट करूं, राइट, तो अभी भी मिस हुआ, लेकिन अभी जो एरिया मिस हुआ वो और कम हो गया। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जब मैं रेक्टेंगल्स इंक्रीज करता जा रहा हूं, तो जो एरिया मिस हो रहा है हमारा वो कम होता जा रहा है, राइट। अब देखो, इन केस अगर मैंने इन रेक्टेंगल्स के ऊपर लिमिट लगा दी, अभी हमने कितने रेक्टेंगल्स लिए हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिए हैं n, लेकिन अगर मैंने लिमिट लगा दी कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ पे हो जाए इन्फानाइट, राइट, तो जब ये इन्फानाइट हो जाएंगे, तब बेसिकली होगा क्या, ये रेक्टेंगल की विड्थ जो है, ये देखो है तो ये ना, ए टू बी के बीच में इन्फानाइट रेक्टेंगल्स को फिट करना है। जैसे जैसे अब खुद सोचो, ये 2 चीजें हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है बी इंटू ए, बी माइनस ए, जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे एच कम होगा, राइट। तो यानी कि कहने का मतलब ये चीज है कि इसके बीच में अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ाऊंगा, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल की जो विड्थ है, वो रेक्टेंगल की विड्थ कम होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो, मैं क्या करूंगा, या तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, तो जैसे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये विड्थ अपने आप क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू जीरो। तो जैसे ये विड्थ टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस ये एक वर्टिकल स्ट्रिप जो होगी, ये लिमिटिंग केस में ये एक रेक्टेंगल को ही रिप्रेजेंट करेगी। लिमिटिंग केस में, मैं लिमिटिंग केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज समझ आ रही है कि लिमिटिंग केस में एक वर्टिकल रेक्टेंगल को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम हो जाएगी, ये जो रेक्टेंगल की विड्थ आ रही है बहुत कम हो जाएगी। इन दैट केस ये जो ऊपर कर्व है, ये कर्व नहीं होगा, इन लिमिटिंग केस ये अप्रोक्सीमेटली फ्लैट हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? यस सर। राइट। तो यानी कि इस चीज का, ये जो अभी हमने एरियाज की वैल्यू कैलकुलेट किया है, इसकी जो लिमिटिंग केस होगा वो हमें एग्जैक्ट एरिया देगा, यानी कि इसका जो लिमिटिंग केस है वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होगा। तो यानी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और h टेंड्स टू जीरो, दोनों में से कुछ भी कर लो, एक ही चीज है। n अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो h जीरो की तरफ जाएगा, या फिर h अगर जीरो की तरफ जाएगा तो n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब देखो, ध्यान से देखो, इस पूरी स्टेटमेंट में से h हमने कॉमन ले लिया, राइट, तो क्या स्टेटमेंट बचेगी, h कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन टिल f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो ये चीज थी तुम्हारी कि एक सीरीज के लिमिट के रूप में हमें डेफिनेट इंटीग्रल को लिखना, ये हमारी हेडिंग थी, लिमिट ऑफ अ सम, एक सम का लिमिट लगाना, और वो सम जो है दैट इज नथिंग बट इट्स अ सीरीज, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। हाँ जी शुभम, डाउट पूछो प्लीज। सर क्वेश्चन है कि जैसे हम एक लिमिटिंग केस लेते हैं हाँ जी, एक कर्व पे, हाँ तो जी, जो एरिया आता होगा उसमें और एक्चुअल में जो होगा इनफाइनाइटेसिमली चेंज होगा। नहीं, लिमिटिंग केस में एक्चुअली में सेम होता है ना, लिमिटिंग केस में सेम होगा ना, क्योंकि मेरे को एक चीज बता शुभम, कि अगर मान ले मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट है ए, एंड इसका जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ए नेगेटिव, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट ए टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड, मैं ये कर रहा हूँ, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? बहुत स्मॉल जिसको मेजर भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, राइट, अप्रोचिंग वैल्यू ना उसकी, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इन दोनों के अंदर हम फर्क नहीं लेके जाते ना, राइट, क्योंकि ए के जस्ट पिछले वाला जो पॉइंट है वो तो यही पॉइंट हम डिफाइन करते हैं ना, राइट, तो उन दोनों के बीच में हम फर्क नहीं मानते हैं। इसीलिए अब देख, अगर इन केस अगर फर्क होता, राइट, या फर्क नहीं होता, राइट, तो जो फाइनली आंसर हम फाइनली जो ऐसे ही लिमिट एक्सटेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड होता है या पॉजिटिव साइड होता, जो डाल के लिख देते हैं, राइट, वो नहीं लिखते ना इन दैट केस, बड़ी सिंपल सी बात है।
जैसे सर हर एक में बहुत ही जैसे स्मॉल मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए तो हम ये लिमिटिंग केस निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो लिमिटिंग केस का मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, ये जिस वैल्यू को टेंड करेगा, ये जो एरिया है ये वही वैल्यू होगी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों एग्जैक्ट आएंगे। ऑब्वियसली लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्ट नहीं आ सकती, बात समझ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब जब मैं रेक्टेंगल्स बढ़ाता रहूंगा, राइट, तो ये जो एरिया बनते रहेंगे, राइट, ये जो एरिया अब बनेगा, ये वाला एरिया, अब देख ये एरिया आ गया, अब मिस ये इतना हुआ, राइट। तो जब मैं इन्फिनिट रेक्टेंगल्स इधर फिट कर दूंगा, तो ये जो मिसिंग एरिया है ये अप्रोक्सीमेटली जीरो चला जाएगा ना। इन दैट केस ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। अगेन मैं लिमिटिंग केस ही लेके जाता हूँ, राइट। तो ये वाला जो मिसिंग एरिया है, आई अंडरस्टैंड कि इसको तो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल बोल सकता है, बट स्टिल मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये वाला जो मिसिंग एरिया है, राइट, वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, हाँ या ना। यस सर। राइट, तो अगर ये चीज जीरो की तरफ टेंड करेगी, तो जो एक्चुअली एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल एरिया की तरफ टेंड करेगा। वो टेंड करेगा, इक्वल होगा क्या? नहीं, वो टेंड करेगा, राइट। और वही जो टेंडिंग वैल्यू है वो अगर एक्चुअल एरिया की तरफ टेंड कर रहा है, तो टेंडिंग वैल्यू एरिया ही तो देगी, फिर और क्या देगी। इसलिए तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इन दोनों के बीच में यस वो इनफिनिटेसिमल स्मॉल मिसिंग एरिया का वैल्यू डिफरेंस आएगा। और सर जैसे कोई भी जैसे लेकिन 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 शुभम, इसमें ना एक बड़ा बेसिक फ्लो है। वो क्या चीज कि अब मेरे को ये चीज बता, लिमिट x टेंड्स टू 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड x प्लस 2। अगर मैं ये चीज लिखता हूं, तो क्या मैं इसको ये लिखता हूं 6, और मैं इसको 6 फ्रॉम नेगेटिव साइड लिखता हूं? ये बता मेरे को। 6 हाँ, होता 6 है, लेकिन एक्चुअली में तो ये होता है ना। तो एक्चुअली में 6 टेंड्स टू फ्रॉम नेगेटिव नेगेटिव साइड। फ्रॉम नेगेटिव साइड एक्चुअली में ये होता है, लेकिन लिखते तो हम ये है ना, राइट। कहने का मतलब ये चीज है, जो हम लिखेंगे और जो एक्चुअल चीज होगी, तो देख ये जो एक्चुअल चीज आएगी और जिसकी जो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करके हम लिखेंगे, जो हम लिमिट का कंसेप्ट लगाते हैं, क्योंकि लिमिट के कंसेप्ट के अंदर एक्चुअली में होती वो लिमिटिंग वैल्यू है, राइट। वो अप्रोचिंग वैल्यू होती है, लेकिन अप्रोचिंग वैल्यू वो छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड से ये हम नहीं लिखते हैं, बस वो वैल्यू लिख देते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि वो फर्क दिखेगा नहीं हमें कभी, वो फर्क दिखेगा नहीं, होगा जरूर, लेकिन वो इनफिनिटेसिमल स्मॉल वाला जो तू फर्क कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो कभी तो कैलकुलेट कर नहीं पाएगा जिस तरीके से हम लिमिट्स को करते हैं। बात समझा? अदरवाइज तो सिंपल सा बोल सकता है कि यस डेल्टा ए वेयर डेल्टा ए टेंड्स टू 0 इज द डिफरेंस, ऐसा बोल सकता है। सर क्वेश्चन था कि अगर फंक्शन जैसे बहुत ही जैसे बड़ा हो गया, जैसे इनफाइनाइटली लार्ज फंक्शन हो गया। एक सेकंड, इनफिनिटली लार्ज फंक्शन का बेसिकली मतलब तेरा इंटरवल लार्ज करना है या उसकी हाइट को बढ़ाना है? मतलब उसका इंटरवल बहुत बड़ा है। इंटरवल बड़ा है, ठीक है, तो ए टू बी इंटरवल बड़ा है, जैसे 1 से 10 करोड़ हो गया, काइंड ऑफ दैट। और जो वो फंक्शन कर्व्ड है, हाँ, फिर तो सर उसमें थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, मतलब वो क्या बोल चेंज देखने को। पहले तो एक चीज शुभम, ये चीज समझ, ठीक है, कि जो कंसेप्ट हम 1 to 2 के बीच में लगा रहे हैं, राइट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि वो विड्थ कितनी है, क्योंकि हम इनफाइनाइट रेक्टेंगल फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यू नो द पावर ऑफ इनफाइनाइट। अब वो चीज देख, 1 to 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 1 to 10 लाख के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, नंबर थ्योरी मालूम है ना तेरे को, यस सर। राइट। तो दोनों के बीच में सेम इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। वी डोंट से दैट कि 1 to 10 लाख के बीच में ज्यादा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और 1 to 2 के बीच में कम इनफाइनाइट नंबर, वी डोंट से दैट, राइट। यस तो यहीं पे तेरी थ्योरी खत्म होगा, तेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया तेरे को, ठीक है, ओके। ठीक है ना। वी डोंट डिफरेंशिएट द टू इन्फिनिटीज। देख मतलब आई अंडरस्टैंड कि एक इन्फिनिटी बड़ा, एक इन्फिनिटी छोटा, ठीक। जब तक हम इन्फिनिटी की थ्योरी के अंदर नहीं घुसते तब तक, और वो चीज हमारे रिलेटेड है नहीं अभी, राइट, तब तक हमें ये कमेंट करना गलत होगा, राइट। हम तो एग्जैक्टली ये चीज बोलते हैं ना कि जितने नंबर, जितने इनफाइनाइट नंबर्स कोई भी दो नंबर के बीच में ले लो, वो इनफाइनाइट नंबर होता है, वो चाहे जितनी मर्जी दूर हो या जितने मर्जी पास हो। इनफैक्ट 1 to 1.1 ले ले, उसके बीच में भी इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स को फिट कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स को एग्जिस्ट करा सकते हैं, राइट। तो ये कमेंट करना फिर बनता नहीं है, ठीक है, कि वो ज्यादा है वो कम है उसके लिए उसका एरिया ज्यादा होगा कम होगा, नहीं, हम तो लिमिटिंग केस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज याद रखो। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें एक फाइनली एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक।
तो क्योंकि एलिमिनेटेड है तो सिंपल मैं एक क्वेश्चन करके ये वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे एक मान लो एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, और बाय द वे इसके थ्रू कैलकुलेट करोगे तो बहुत मुश्किल जाता है, ठीक है। जैसे 1 to 2 क्या जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 1 to 2, तो दैट वुड बी 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1 डिवाइडेड बाई 3, दैट वुड बी 7 बाई 3। यानी कि इस फंक्शन का अगर मैं इसके थ्रू एरिया कैलकुलेट करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर 7/3 आ जाना चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले एक एक्स स्क्वायर फंक्शन लिया। मैं रैंडम फंक्शन ले रहा हूँ, अगेन मैं जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंगली प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 ये 2, इसके बीच में ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब रेक्टेंगल्स वगैरह के हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले b माइनस ए जो होता है वो NH होता है मेरा, तो b माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज NH, सो दैट इज नथिंग बट 1। तो सबसे पहले n और h के बीच में मेरे को ये कंडीशन मिली, ठीक है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने इधर स्टार्टिंग में भी लिखी थी, ये यूज होगी एक्चुअली में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने में, ये जो हम लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश करें, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने में एक्चुअली में ये चीज यूज होगी, b माइनस ए दैट इज इक्वल टू NH, ठीक है। अब कैसे यूज होगी वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। सो फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो क्या चीज है हमारी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और h टेंड्स टू 0, और है दोनों में से एक लगाओ, चलो एक ही लगाते हैं, तो h टेंड्स टू 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, h इंटू, ठीक, f ऑफ a, क्या जाएगा f ऑफ 1, फिर प्लस f ऑफ 1 प्लस h, फिर f ऑफ 1 प्लस 2h, ठीक, एंड सो ऑन टिल f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये चीज आ गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस 2h, f ऑफ 1 प्लस n माइनस h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कंसीडरिंग फंक्शन इज x की। तो अब एक चीज याद रखना, पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो इधर आ जाएगा 1 स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 प्लस 2h का स्क्वायर, ठीक, एंड सो ऑन टिल इधर आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h नॉट f इसका स्क्वायर इंटू h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से समझना इस चीज, ठीक है, ध्यान से देखना क्या चीज हो रही है। ये आ रहा है 1 स्क्वायर, ये आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू h, ये आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 का 2 स्क्वायर h स्क्वायर, तो दैट इज 4h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू h, फिर ऐसे सोनते लास्ट में 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h, तो ये चीजें आई इंटू h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, ठीक, अब देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n टाइम्स आ रहा है, तो ये आ गया n प्लस, यहाँ पे इन टर्म्स में से h स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक, h स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये क्या जा रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऑन n माइनस 1 का, ठीक है। क्या चीज जा रही है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन n माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस इसमें से 2h कॉमन लिया, तो 2h कॉमन लेने के बाद क्या जा रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन n माइनस 1। याद रखना है इसके अंदर जितने भी समीशन के हमारे फॉर्मुला लगेंगे वो n माइनस 1 तक लगेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब ये क्या बन गया, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ये n प्लस h स्क्वायर इंटू ये जाएगा तुम्हारा समीशन n स्क्वायर n माइनस 1 तक, तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6 प्लस 2h इंटू ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, ये 2 और ये 2 कटा, ठीक। अब ये h को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये h को मल्टीप्लाई करके ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना nh इसके साथ, फिर इसके साथ h क्यूब बाई 6 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 प्लस h इंटू ये h स्क्वायर इंटू n इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक NH, यहाँ पे 3 H हैं, एक H जाएगा इसके साथ, ये एक H जाएगा इसके साथ, एक H जाएगा इसके साथ, मतलब प्रोडक्ट होगा इन दोनों के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो NH प्लस NH बाई 6, इसके साथ H मल्टीप्लाई किया तो NH माइनस H, फिर इसके साथ 2NH माइनस H प्लस इधर 2H है, एक इसके साथ एक इसके साथ, एक आ गया NH। अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसलिए NH माइनस H आ रहा है,
लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखो क्या जा रहा है, NH की वैल्यू 1 पुट कर दो जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी। इसी क्वेश्चन के लिए जो NH 1 पुट किया था, इसलिए NH का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि उन सबको 1 पुट कर दे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/6 1 माइनस h 2 माइनस h प्लस 1 इंटू 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। बात खत्म, वी आर डन। h को 0 पुट कर दो तो 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 2/6 प्लस 1, क्या बन गया तुम्हारा 1 प्लस 1 प्लस 1/3 तो 7/3। डन। लिमिटिंग केस आ रहा 7/3 अगेन। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या किया क्वेश्चन में? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? Yes, sir. राइट। देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है बट ये स्टिल एलिमिनेटेड है। ये थ्योरी करानी बहुत जरूरी है ताकि तुम्हें एक्चुअली में पता चले कि ये एरिया के कैसे हमने एरिया वाला चीज निकाली। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? चले आगे, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, काव्या, सर स्तुति, यस सर। Yes, sir. ठीक है। दक्ष, चिराग, yes, sir, clear है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी शुभम। यस सर। अच्छा नहीं, डाउट तो नहीं है ना, हैंड रेज किया हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज कि कन्वर्टिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, ठीक है। तो कन्वर्टिंग इनफाइनाइट सीरीज टू डेफिनेट इंटीग्रल। तो जो हम उल्टा काम कर रहे हैं अब ये, ठीक है। जो पहले हमने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रल को सीरीज में कन्वर्ट किया, अब इनफाइनाइट सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का इसका एक तरीका होता है, कुछ कुछ हमें सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी, वो सब्स्टिट्यूशन तुम्हें एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। कुछ कुछ मैं रिलेट करके दिखा दूंगा, ठीक है, बाकी तुम्हें एज इट इज याद रखना है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर बाय n क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर बाय n क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो टिल लास्ट में तुम्हारे पास आया 3n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस 3n का क्यूब, ठीक है। ये सीरीज है तुम्हारे पास। अब इस सीरीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तुम्हें बाय कन्वर्टिंग इट टू दी डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना, ये सीरीज क्या होती है तुम्हारी, 1 से लेके n तक की सीरीज होगी, या 1 से लेके 2n की, या 1 से लेके 3n तक की, और वेयर जो लास्ट में n है ना, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो इन सीरीज को हम डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके इनका आंसर निकाल सकते हैं, याद रखना हमेशा। अब कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसको समीशन के फॉर्म में लिखो। तो ये समीशन क्या जाएगा, ये इनको h लिख लो या r लिख लो, ठीक है। तो r, ये लिखा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस r क्यूब, ये चीज चली गई। अब इसके बाद हमने ये चीज देखा, ये r की जो वैल्यू जा रही है 1 से लेके 3n तक, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो सबसे पहला स्टेप है इसको समीशन की फॉर्म में लिखना, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट इट इनटू समीशन फॉर्म, ठीक है। समीशन फॉर्म के अंदर सारा लाना। जैसे समीशन फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक, अब तुम्हें दो काम करने हैं। स्टेप 2, ठीक, टेक 1/n आउट ऑफ समीशन। क्यों लेके जा सकते हो, क्यों लेके जा सकते हो, क्योंकि एज समीशन इज ऑन r, समीशन r वेरिएबल के ऊपर है, तो n को तो तुम बाहर अंदर बाहर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड इनसाइड समीशन कन्वर्ट एवरीथिंग टू r/n फॉर्म।
तो बाकी जो भी समीशन के अंदर बचेगा उसको आर बाय एन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दो। एक एन को बाहर लेके आने के बाद बाकी सब कुछ आर बाय एन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसको पकड़ा, क्या चीज है ये, समीशन आर इज फ्रॉम 1 से लेके 3n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, क्या जा रहा है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब प्लस आर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमने क्या किया, पहले इसको देखते हैं, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब प्लस आर क्यूब, हमने एन क्यूब को कॉमन लिया तो ये बन गया 1 बाय एन क्यूब, ये बन गया आर स्क्वायर प्लस नीचे आ गया 1 प्लस आर बाय एन का क्यूब। अब इसमें से ये जो एन क्यूब है, इसमें से एक एन को अलग किया, 2 एन को अलग किया और 2 एन को रखा इसके साथ, एक एन को अलग कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 बाय एन आर बाय एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय एन का क्यूब। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, तो देखो 1 बाय एन बाहर लेने के बाद बाकी सब कुछ आर बाय एन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या किया, अगेन डिनोमिनेटर से हमने एन क्यूब को कॉमन लिया तो ये बन गया, फिर एक एन को अलग किया, एक एन स्क्वायर को अलग किया, वो एन स्क्वायर को आर स्क्वायर के साथ कंबाइन किया तो आर बाय एन का स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय एन का क्यूब हो गया। ठीक, तो ये बन गया हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन r इज फ्रॉम 1 से लेके 3n r बाय n का स्क्वायर 1 प्लस r बाय n का क्यूब इंटू 1 बाय n। ये बन गया सारा का सारा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, स्टेप 3, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है, ध्यान से समझना। समीशन विल बी कन्वर्टेड टू इंटीग्रल, r by n will be converted to x, r by n will be converted to x, 1 by n will be converted to dx। अब बचा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, फॉर अपर लिमिट एंड फॉर लोअर लिमिट हम क्या करेंगे, ठीक, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल विल बी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ समीशन डिवाइडेड बाय n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आएगी। एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दैट वुड बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सेम तरीके से अपर लिमिट ऑफ इंफिनिटी डिवाइडेड बाय n। ये 5 चीजें हैं जो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक समीशन r इज फ्रॉम 1 से लेके 3n r बाय n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय n का क्यूब इंटू 1 बाय n। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब ये सारी की सारी मैं चीजें कर रहा हूँ। इसकी जगह आ गया x, इसकी जगह x आ गया तो ये बन गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x क्यूब। इसकी जगह आ गया dx, इसकी जगह आ गया समीशन, सॉरी अपना इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के बाद लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब देखो, लोअर लिमिट समीशन के क्या है 1, इसकी लोअर लिमिट क्या रहेगी 1 लेने के बाद 1 डिवाइडेड बाय n करोगे तो 1 बाय n, n टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये बन जाएगा 0, तो इधर आ जाएगी 0। अपर लिमिट क्या आएगी 3n डिवाइडेड बाय n किया, n टेंड्स टू इंफिनिटी गया तो n कटा तो 3 आ गया, तो दिस ये इसमें कन्वर्ट। अब ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि ये नीचे का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर क्रिएट हो सकता है। ठीक, तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब नीचे अगर t है तो ऊपर dt है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1/3 ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब इंटीग्रेशन 0 से लेके 3। फाइनल आंसर क्या आएगा 1/3 ln ऑफ 3 पुट किया तो 28 माइनस ln ऑफ 0 पुट करके 1। ठीक है, और 1 तो ln 1 तो वैसे 0 होता है तो क्या बचा ln 28 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसका सारा कैलकुलेट करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, डाउट्स में इसके बाद लेता हूँ, पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ध्यान से इन स्टेप्स को एज इट इज याद रख लो एंड एज इट इज करना है तुम्हें। ठीक है, क्या चीज है, ध्यान से देखो। सबसे पहले सीरीज को सबमिशन की फॉर्म में लिखो।
ठीक है। सबसे पहले सीरीज को समीशन के फॉर्म में लिखो। समीशन के फॉर्म लिखने के बाद ठीक सब कुछ r बाय n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड 1 बाय n को अलग से बाहर लेके आना है। ठीक, क्या करना है, सब कुछ r बाय n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है आफ्टर टेकिंग 1 बाय n आउटसाइड। पहले सबसे पहले 1 बाय n को बाहर ले लो। ठीक, उसके बाद सब कुछ 1 बाय r बाय n की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो उसको करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, ये फंक्शन पकड़ा। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से n क्यूब कॉमन लेके बाहर ले लिया। ठीक, ये डिनोमिनेटर में तो r बाय n बन गया इससे। अब न्यूमरेटर में क्या जा रहा है, आर स्क्वायर चाहिए तो n स्क्वायर चाहिए, तो क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में r स्क्वायर है तो हमने n क्यूब में से n r स्क्वायर को अलग किया, एक n को अलग कर लिया। तो जो n स्क्वायर था वो r स्क्वायर के साथ मिलके क्या हो गया, r बाय n का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 प्लस r बाय n का क्यूब हो गया और एक 1 बाय n एज इट इज। अब इसको सारा इधर डाल दिया तो 1 बाय n एंड सब कुछ r बाय n की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल, r बाय n को x लिखेंगे, 1 बाय n को dx लिखेंगे एंड लिमिट जो है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो समेशन की लोअर लिमिट लेंगे डिवाइडेड बाय n करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट देगा। अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय n करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, वो चीज करने के बाद ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हमारा चला गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x क्यूब dx इंटीग्रेशन 0 से 3। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इंटीग्रेशन क्या हुआ डन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्लियर है सबको, Yes, sir. राइट। हाँ चलो, जी सर। तो अब इसी मेथड के रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसी मेथड के रिलेटेड ठीक है मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, करो जरा ध्यान से। दोनों क्वेश्चन ध्यान से करना प्लीज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहले समीशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन n r इज फ्रॉम 1 से लेके 3n। कैसे, ये 3 को अंदर लेके जाओ तो क्या चला जाएगा, 9n चला जाएगा। तो 1 से लेके 9n तक जा रहा है। ठीक, तो क्या जा रहा है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ r और डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है n रूट n। ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि n को डायरेक्टली बाहर लो तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा r बाय n का अंडर रूट और 1 बाय n एंड समीशन r इज फ्रॉम 1 से n 3n एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये बन गया रूट x, x की बार 1 बाय 2, ये बन गया dx, ये बन गया इंटीग्रेशन 1 बाय n तो 0, 3n बाय n तो दैट इज 3। दैट्स इट, वी आर डन। तो x की पावर 3 बाय 2 डिवाइड 9 और ऊपर 2। सर 9n लेना चाहिए, 3 अंडर रूट के बाहर एक सेकंड 3 अंडर रूट के बाहर है तो तो अंदर जाके 9 हो जाएगा। 9 आएगा, बिल्कुल 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये यहाँ पे 9 जाएगा, बिल्कुल 9 जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन 0 से लेके 9, 0 पे तो 0 हो जाएगा, 9 पुट किया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 का क्यूब 27, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 27 बाई 3, 3 पे कटा अगेन 9 तो 18, 18 इज द आंसर फर्स्ट का। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, चलो सेकंड पे आ जाओ। सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड ये जनरली ऐसी पावर वाले जो क्वेश्चन है ना ये एडवांस में आते हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना, है बहुत सिंपल, कोई इनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये टर्म्स को देखा, ये एन टर्म्स है, ये जितनी भी मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, ये एन टर्म्स है। ठीक, अब यहाँ पे जो आर आ रहा है वो आर कहाँ आ रहा है, पहली बात तो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है,
और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी समीशन बनेगा, और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है लॉग। ठीक, अब लॉग वगैरह कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? अब याद करो, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, जब भी पावर की पावर होती है तो हम लॉग ई की पावर लॉग ही लिखते हैं, उसके थ्रू अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, याद होगा तुम्हें। तो वो चीज यहाँ पे करेंगे, लेकिन टोटल पावर जो है 1/n वो न्यूमरेटर की है, वो टोटल की नहीं है पावर 1/n। तो टोटल की क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में n है इसको लिखा n की पावर 1/n की पावर n, या फिर n की पावर n की पावर 1/n, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एट द एंड ये n होगा। हमने ये चीज पकड़ी, तो ये पूरा बन गया मेरा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, पूरा का पूरा ये बन गया, नीचे आ गया n की पावर n, ऊपर आ गया n+1, n+2 एंड सो ऑन टिल n+n की पावर 1/n। अब ये n कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है, तो इसमें से एक एक n को एक एक के नीचे लिख दिया। ठीक, तो ये बन जाएगा 1+1/n, 1+2/n एंड सो ऑन टिल 1+1 मतलब n/n की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, अब देखो, अब ये टोटली वेरिएबल की बार वेरिएबल आ गया, अब इसको लॉग ले लिया, ई की बार ले लिया, ई की पावर ये जाएगा लॉग ई, ये सारी की सारी चीज, दैट इज 1+1/n इंटू 1+2/n इंटू 1+3/n एंड सो ऑन टिल 1+n/n की पावर 1/n, और जो पावर 1/n है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ध्यान से देखो, अब जो ये लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो लॉग ई, ये 1+1/n, 1+2/n एंड सो टिल ये जा रहा है, ये क्या बन जाएगा, इस एडिशन की फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ई 1+1/n प्लस लॉग ई 1+2/n एंड प्लस सो टिल लॉग ई 1+n/n, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसको समीशन की फॉर्म में डालने के बाद ये जाएगा लॉग 1+r/n एंड r की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेके n, तो ये बन जाएगा हमारा सारा का सारा ये वाली चीज। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन, ये सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर 1/n समीशन लॉग 1+r/n एंड r की वैल्यू 1 से लेके n। अब ये लिमिट ऊपर चली जाएगी, तो ये सारा का सारा बन जाएगा हमारा e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n एंड लॉग 1+r/n। ठीक, दैट्स इट, वी आर डन। तो क्या बन जाएगा जी, e की पावर में इंटीग्रेशन लॉग 1+x और ये बन जाएगा dx और 1/n 0 एंड इधर अपर n/n 1। अब log x का तुम्हें अगर इंटीग्रेशन याद है, ये होता है x log x माइनस x। ठीक है, ये होता है x log x माइनस x, मतलब प्लस सी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इधर रखा तो x की जगह 1+x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर, चलो एक काम करते हैं, ऊपर वाली चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ log 1+x के जाएगा dx, दैट इज 1+x इंटू log ऑफ 1+x माइनस 1+x 0 से लेके 1। अब देखो 1 पुट किया, 1 पुट करके क्या जा रहा है 2 log 2 माइनस 2 माइनस 0 पुट करके क्या जा रहा है, इधर 0 हो जाएगा, इधर 0, तो ये आ जाएगा 1 log 1 माइनस 1। ठीक है, ये log 1 तो 0 होता है, तो ये कटा, ये आ गया 2 log 2 माइनस माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तो ये -1। ठीक है, तो ये e की पावर में जा रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, e की पावर 2 log 2 माइनस 1। लेकिन इसका आंसर जो होता है ना, इसको फाइनली एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, वो फॉर्म में लाना कैसे है वो भी सीख लो। ये 1 को लिखा मैंने log e, ठीक, इसको लिखा मैंने, ध्यान से देखो, 2 log 2 माइनस log e, इसको 2 को इसकी पावर लेके गया तो ये बन गया log e
4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस log e e, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा log e 4/e, तो ये बन जाएगा e की पावर log e 4/e, तो ये नीचे आ जाएगा तो फाइनल आंसर इज 4/e, so दैट इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। इसके अंदर किसी भी स्टेप में अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। ठीक है, देखो किया वही चीज, ठीक, बस थोड़ा स्टेप बाय स्टेप स्टैंडर्डली किया। ठीक है, अर्नव कहाँ पे डाउट आ रहा था भाई बताओ। सर मैंने बिना समेशन में कन्वर्ट करके किया था, एक तो 1 सेकंड मान रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मेरे को बताओ क्या किया तुमने। सर वो 1 + 1/n into 1 + 2/n वाली लिमिट 1 + 1/n into 1 + 2/n into so until 1 + n/n, ठीक की पावर 1/n, ये चीज आ सर इसी पे लगा दी थी फिर मैं, क्या लिमिट लगाई है ऐसे n टेंड्स टू इंफिनिटी। हाँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आगे क्या किया। सर मतलब अप्लाई करके ना कि 1 * 1 * 1 * नहीं, ये 1 से बड़ी वाली चीज है ना, ये 1 से बड़ी वाली चीज है, 1 से बड़ी चीज है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये क्या जाएगा, 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जाएगा ना, और 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड की पावर इन ये क्या जाएगा तुम्हारा, देख पंगा पता है एक्चुअली में कहाँ पे हो रहा है। ऐसे तो ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से समझाता हूँ तेरे को, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देख यहाँ पे अगेन हम बोलेंगे कि भाई डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, जैसे ये चीज हुई, डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली 0 चला जाना चाहिए, आ जाना, बस राइट। इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है ही नहीं। एक्चुअली में पंगा पता क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जा रहा है 1/, अलग अलग कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है ना, √1/n√n, ठीक, प्लस सोटिल ऐसे, ये n टर्म्स आ गई, आ जाना। यस अब जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ तो ये चीज क्या जा रही है, 0 ये चीज, 0 ये चीज, 0 ये चीज, 0 कितनी चीजें हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, यस। अब ये n नहीं है तो बेसिकली 0 into इनफाइनाइट फॉर्म चली गई ना, जी राइट, तो इट्स एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको 0 नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है। यस सर। वही अप्रोक्सीमेटली चीज अगले स्टेप में हो रही है, अगले क्वेश्चन में हो रही है। क्या चीज कि यहाँ पे ये जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना, राइट, ये जो जितनी भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, पहली बात तो ये इनफाइनाइट चीजें हैं, आ जाना, जब एंड यस तो ये क्या जा रहा है, इन्फिनिटी की पावर 0 जा रहा है, which is an इन्फिनिटी की पावर 0 इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, इट्स नॉट ए डिटरमिनेंट फॉर्म। बात समझा ओके सर। भाई, इसको डायरेक्टली हम 1 नहीं बोल सकते भाई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स भी n ले ली, तभी जाके बोल रहे हो ना फाइनाइट ले ली, तभी जाके यस इन सब का वो हो नहीं सकता, इनफाइनाइट टर्म्स है। इनका एक्चुअली में प्रोडक्ट 1 नहीं जा रहा है, इनका प्रोडक्ट जा रहा है इनफाइनाइट, क्योंकि 1 से हल्की सी बड़ी पावर ले ले। जैसे मैंने तेरे को एक बार एग्जांपल बताया था, 1.01 की पावर 365 करेगा, ये 37 पॉइंट समथिंग जाता है, यस की पावर अगर और बढ़ाएगा तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, क्लियर दे रहा है, राइट। तो यस अब इनफाइनाइट टाइम्स अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा वाली चीज होगी, वो इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली वो इनफाइनाइट जाएगा, उसकी पावर 0 हो रहा है, तो इट्स एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको उसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा जैसे अभी हम देखें, ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कल वैसे भी हमें रिवीजन करनी है इसकी, ठीक है, सारे का सारा जो उसके हिसाब से, तो आज फिर खत्म करते हैं, कल आते मैं वो वाला टॉपिक स्टार्ट में करा दूंगा एंड फिर आगे करेंगे, ठीक है। आज स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था हमारा, डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार नेटवर्क इशू के कारण, ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी वैसे टाइम हो रहा है, तो क्योंकि वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में मैं जल्दी में नहीं कराना चाहता, ठीक है। तो आज जो हमने काम किया है इसके ऊपर प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, एंड काफी इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है। कल बेसिकली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चलो। सर ये लास्ट टॉपिक भी बोर्ड्स का पार्ट है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आज इनफैक्ट जो हमने किया है, या कल भी जो हमने प्रॉपर्टीज 5th 6th प्रॉपर्टी के बाद जो हमने भाई काम किया था ना, वो बोर्ड का पार्ट नहीं है,
याद रखना। ओके सर। पीरियड वाला चीज की थी ना पीरियोडिक फंक्शंस की, हाँ जी। उसके बाद वाली चीज बोर्ड में नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।